जय हिंद मित्रों, मैं आशीष गोपाल शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। सीरीज प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं और वो जानकारी है कि यदि आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि सभी राज्य सेवा परीक्षाओं के लिए चलाए जाते हैं तो आप नीचे दिए इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये है कि यदि आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको अवश्य ज्वाइन करें। उसके लिए आपको सबसे पहले टेलीग्राम अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा और इंस्टॉल करने के बाद आप उसमें सर्च कीजिएगा @study for civil services। उसको सर्च करने के बाद वहां पर ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, आप उस चैनल को ज्वाइन करें क्योंकि जितने भी फ्री वीडियो हैं और जितना भी फ्री PDF मटेरियल ठीक है इस सीरीज से संबंधित है वो आपको उस टेलीग्राम चैनल में एकदम फ्री प्राप्त होगा। तो प्लीज इस टेलीग्राम चैनल को आप जल्द से जल्द ज्वाइन करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारी इस सीरीज की होस्ट। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था 6 नंबर और जो 3 नंबर वाले प्रश्न थे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के संदर्भ में जो हम लोग अभी वीडियो लेक्चर सीरीज चला रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2018 का प्रथम प्रश्न पत्र का खंड आ हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, जिसमें 3 नंबर के प्रश्न और 6 नंबर के प्रश्न हमने कंप्लीट किए थे। अब हम उसी पार्ट ए खंड आ के 15 नंबर वाले जो प्रश्न है जिनमें 300 शब्दों में हमको क्या उत्तर देना होता है उनको पूरा करेंगे। देखिए प्रश्न 3 क्या कहता है, इसमें लिखा हुआ रहता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए जिसमें प्रत्येक लगभग 300 शब्दों में आपको उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का आंतरिक विकल्प जो है वो उपलब्ध रहता है। ठीक है, इसमें 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का होता है। इस प्रकार ये जो पूरा पार्ट होता है वो 45 नंबर का रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। देखिए अब पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, राजपूत कालीन सामाजिक संरचना की विवेचना। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये क्वेश्चन का नंबर जो है 3B है क्योंकि 3A में जो क्वेश्चन थे वो वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, विश्व इतिहास के क्वेश्चन थे जिनको कि नए सिलेबस में हटा दिया गया है। तो हम लोग वर्तमान में वही क्वेश्चन पिक कर रहे हैं जो कि हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के 2020 की मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल हैं। तो हम प्रश्न ले रहे हैं पहला हमारा कि राजपूत कालीन सामाजिक संरचना की विवेचना कीजिए। इसमें पूछा गया है कि जो राजपूत इरा था जिसको हम पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं जो कि एक डार्क एज के रूप में भारतीय इतिहास में जाना जाता है, वहां की सामाजिक संरचना किस प्रकार की थी उसकी विवेचना करना है। तो इसका उत्तर हम लोग देखते हैं किस प्रकार लिखा जाना चाहिए। देखिए दोस्तों भारत के इतिहास में पूर्व मध्यकाल ठीक है ये कब से कब तक है, ये 750 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक का जो काल रहा है भारतीय इतिहास में इसको पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। ठीक है, इसी को अंधकार युग के नाम से भी जाना जाता है भारतीय इतिहास में। तथा इसी काल में उत्तर भारत में एक साहसी वीर एवं योद्धा जाति का क्या होता है उद्भव होता है जिसे राजपूत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एवं इनके काल को राजपूत काल कहा जाता है। ठीक है, राजपूताना का इतिहास पूरा हम लोग पढ़ते हैं जिसको कि राजस्थान या फिर हमारा पश्चिमोत्तर जो भारत है ठीक है वो पूरा एरिया जो कहलाता है वो राजपूताना कहलाता था। विशेष तौर पर राजस्थान के संदर्भ में राजपूताना लिया जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि राजपूत के नाम से इनको जाना जाता था एवं इनके काल को राजपूत काल कहा जाता था। राजपूतकालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में हमसे प्रश्न पूछा गया तो हम सीधा उसी के बारे में बात करेंगे। राजपूतकालीन सामाजिक व्यवस्था को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। अब वे बिंदु क्या हैं उनको एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा इस आंसर में आगे बढ़ने से पहले कि जब भी कभी किसी सामाजिक व्यवस्था के बारे में आपसे पूछा जाए, भले वो राजपूत काल हो चाहे आप प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था हो, गुप्तकालीन हो, कुषाणकालीन हो, ठीक है हर्षवर्धन के काल की हो, तो सामाजिक व्यवस्था के कुछ मूलभूत घटक होते हैं उनको आपको याद रखना है और उन्हीं के आधार पर उसकी सामाजिक व्यवस्था का वर्णन आपको प्रत्येक प्रश्न में करना है। फिर चाहे प्रश्न वो 15 नंबर में पूछा जाए, चाहे 6 नंबर में पूछा जाए, चाहे 3 नंबर में। तो देखिए वो घटक महत्वपूर्ण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आपको देखना होगा कि समाज में कौन कौन से जो है वर्ग विद्यमान थे। देखिए राजपूत काल में वर्ग जिनका तात्पर्य हम लेते हैं वर्ण से लेते हैं, तो वर्ण व्यवस्था जो थी तो वो वर्ण व्यवस्था पहला पॉइंट हो गया इसमें जो हम लोगों ने लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा हो गया शिक्षा का स्तर उस समाज में किस प्रकार था, शिक्षा की संस्थाएं किस प्रकार की थी तो हम लोगों ने शिक्षा लिया है। तीसरा जाति व्यवस्था किस प्रकार की थी वहां पर, तो जाति व्यवस्था हम लोगों ने देखी है। महिलाओं की दशा समाज में किस प्रकार की थी वो हम लोग देखते हैं। एवं समाज में जो नागरिक विद्यमान थे तो समाज में खान पान की क्या जो है वो रीतियां थी, वेशभूषा किस प्रकार की होती थी, मनोरंजन के साधन किस प्रकार के थे। इसके अलावा चूंकि हम राजपूत काल मध्यकालीन भारत की बात कर रहे हैं, पूर्व मध्यकाल की, तो दासों की उस समय क्या थी जो है प्रचलन में थी प्रथा, तो उसके बारे में भी जानना आवश्यक है। यहाँ लिखना जो है वो प्रासंगिक होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ण व्यवस्था। तो देखिए राजपूत काल की जब हम बात
बात करते हैं तो उस समय की सामाजिक व्यवस्था में समाज में 4 वर्ण जो थे विद्यमान थे। पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। देखिए जब समाज की बात करते हैं तो 4 वर्ण जो है वो हमारे इतिहास में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। राजपूत काल में की सामाजिक व्यवस्था में भी ये 4 वर्ण विद्यमान थे, जिनमें सर्वोच्च जो सामाजिक परिस्थिति प्राप्त थी वो ब्राह्मणों को प्राप्त थी। ये हम शुरू से पढ़ते आते हैं हमारे इतिहास में कि ब्राह्मण का जो स्थान है वो समाज में हमेशा से उच्च रहा है। क्यों? क्योंकि वे राजपूतों के शासकों के क्या थे? राजपुरोहित होते थे। जो राजपूत जो राजा होते थे, शासक होते थे, या बड़े बड़े जो जमींदार होते थे, ठीक है, ये उनके राजपुरोहित होते थे या उनके सलाहकार होते थे। एवं उनकी वंशावली जो होती थी उनका निर्धारण भी किसके द्वारा? राजपुरोहितों के द्वारा, अर्थात इन जो पुरोहित वर्ग था, ब्राह्मण वर्ग था, उनके द्वारा किया जाता था। इसके अलावा शासक वर्ग के कारण क्षत्रिय दूसरे स्थान पर काबिज थे। जब हम बात करते हैं क्षत्रिय वर्ग की, देखिए समाज में पहली स्थिति हो गई ब्राह्मणों की, अब दूसरा वर्ग कौन आ गया? क्षत्रिय। तो क्षत्रिय जो वर्ग था वो शासक वर्ग था, अर्थात वो क्या करता था? शासन प्रशासन का कार्य देखता था, इसीलिए समाज में इनका जो था दूसरा स्थान था। इसके अलावा तीसरे स्थान पर यदि हम बात करें तो वैश्य और शूद्र समान रूप से विद्यमान थे। देखिए वैश्यों की स्थिति शूद्रों के समान जो है राजपूत काल में इसलिए हो जाती है क्योंकि इस समय क्या होता है कि अंधकार युग था, व्यापार वाणिज्य जो है वो कम होता है, इसका पतन होने लगता है। तो वैश्यों की जो सामाजिक स्थिति है वो कैसी होने लगती है? गिरने लगती है, और ये एकदम शूद्रों के समान जो है इनकी स्थिति समाज में हो जाती है। अब देखते हैं सबसे निम्नतम स्थान, जो वर्ण व्यवस्था में सबसे निचला स्थान किसको दिया गया था? शूद्रों को दिया गया था। एवं इनका प्रमुख कार्य क्या था? इनका प्रमुख कार्य था अन्य 3 वर्णों की सेवा करना। तो ये हम लोगों ने वर्ण व्यवस्था का यहाँ पर क्या किया? विवरण दे दिया। इसके बाद हम जाति व्यवस्था की बात करेंगे। जाति व्यवस्था क्या थी इस काल में? जाति व्यवस्था जो थी इस काल में जाति एवं उपजातियों की संख्या में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ठीक है, उदाहरण के लिए राजतरंगिणी में 64 उपजातियों का उल्लेख किसके द्वारा? कलहण के द्वारा किया गया है। ठीक है, राजतरंगिणी हम सबको पता है, इसमें कश्मीर का जो है इतिहास राजतरंगिणी में लिखा गया है कलहण के द्वारा। तो कलहण ने इसमें 64 उपजातियों का उल्लेख किया है। ठीक है, राजपूत एवं कायस्थ जातियों का जो पूर्ण विकास हुआ है वो किस काल में हुआ? राजपूत काल में हुआ। इसके अलावा सामाजिक असंतोष में वृद्धि हुई। अब देखिए सामाजिक असंतोष में वृद्धि कैसे होगी? जब जातियां हो गई, जातियों में भी कितनी उपजातियों में क्या विभाजित होती चली गई जातियों, तो जाहिर सी बात है वर्गीकरण बढ़ता चला जा रहा है। और जब वर्गीकरण कहीं भी बढ़ता चला जाता है तो आपस में क्या होते हैं? मतभेद होते हैं। लोग एक दूसरे को, जो जातियां थी वो अपने को एक दूसरे से क्या करने लगी? उच्च समझने लगी। और इसी ऊंच नीच की भावना ने क्या किया? इनके अंदर जो है वो असंतोष या वैमनस्य पैदा किया, जिससे सामाजिक असंतोष जो है वो उत्पन्न हुआ। इसके अलावा समाज में अस्पृश्यता, जिसको हम छुआछूत बोलते हैं, उसका प्रचलन भी इस काल में बढ़ जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे स्त्रियों की दशा। राजपूत काल में स्त्रियों की दशा क्या थी? तो स्त्रियों की दशा की जब हम बात करते हैं तो स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। ठीक है, इसके अलावा राजपूत काल में बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बालिका भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों में क्या हुई? वृद्धि हुई। और राजपूत स्त्रियों में जौहर हम सबको पता है, जो एक प्रकार का क्या होता है? राजपूत स्त्रियों के द्वारा क्या किया जाता है? अपना जो है वो आत्मदाह किया जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से भी करते हैं और सामूहिक रूप से भी ये आत्मदाह करती हैं। ठीक है, उसको जौहर कहा जाता था। तो जौहर प्रथा का प्रचलन राजपूत स्त्रियों में बढ़ गया था। हाल ही में आपने पद्मावत मूवी में देखा होगा कि रानी पद्मावती के द्वारा अपनी सहायिकाओं के साथ, अपनी दासियों के साथ किस प्रकार जो है सामूहिक रूप से जौहर कुंड में जाकर के जौहर किया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे स्त्री को उपभोग की जो वस्तु है वो समझा जाने लगा। ठीक है, लेकिन कुछ जो स्त्रियां थी, राजपूत स्त्रियां थी, उनके उदाहरण हमें मिलते हैं जो युद्ध में उन्होंने भाग लिया, अपनी वीरता का प्रदर्शन भी किया। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया? अपने मतलब एक विद्वान के रूप में भी अपने आप को स्थापित किया। जैसे कश्मीर की रानी दिद्दा की हम बात करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। इसके बाद दास प्रथा की हम बात करते हैं। राजपूत काल में क्या था? दास व्यवस्था प्रचलित थी और दासों की स्थिति में और गिरावट आ गई थी। अब दासों की स्थिति में गिरावट क्यों? क्योंकि इस समय राजा तो जो थे, ठीक है, उसके अलावा जो जमींदार थे बड़े बड़े और जो सामंत थे, तो सामंतवादी जो मानसिकता थी उसके कारण क्या होने लगा? दासों का शोषण जो है वो राजपूत काल में बढ़ जाता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं शिक्षा की, तो शिक्षा का जो है विशेष महत्व था राजपूत काल में। ठीक है, ब्राह्मणों को अध्ययन अध्यापन तथा क्षत्रियों को युद्ध, अस्त्र शस्त्र आदि की शिक्षा जो है वो प्रदान की जाती थी। इसके अलावा वैश्य व शूद्र वर्ण की स्थिति कैसी थी? ये शिक्षा से वंचित हो गए थे, अर्थात इनको शिक्षा प्रदान करने का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। आगे हम देखते हैं खानपान आदि, खानपान, वेशभूषा या इनके मनोरंजन के साधन क्या क्या थे। तो राजपूतों में खाने में देखा जाए तो मांसाहार अधिक प्रचलित होता था, क्योंकि ये कैसी योद्धा जाति थी। ठीक है, ये क्या करते थे? युद्ध करने जाते थे, निरंतर युद्ध लड़ते रहते थे। तो शारीरिक सौष्ठव और शारीरिक बल प्राप्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या करते थे? मांसाहार जो है वो खाते थे। इसके अलावा मदिरा, अफीम का सेवन भी जो है वो इस काल में बढ़ जाता है। ठीक है, ये शाही वस्त्रों, आभूषणों और रत्नों से अलंकृत रहते थे राजपूत। इसके अलावा घुड़सवारी, संगीत, नृत्य, धूत क्रीड़ा आदि जो थे मनोरंजन के साधन राजपूत काल में विद्यमान थे। तो निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है, अब इसका आंसर हम कंक्लूड करेंगे।
ठीक है। तो निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि राजपूत काल में भारत की सामाजिक संरचना में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए तथा कई प्रकार की सामाजिक कुरीतियों की जब हम बात करते हैं तो उनमें क्या हुई, वृद्धि हुई, ठीक है। किंतु इस काल के शासकों की वीरता, साहस एवं कर्मठता ने क्या किया, भारतीय समाज को हमेशा प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। अर्थात जब हम कभी राजपूत के इतिहास को पढ़ते हैं, राजपूताना के इतिहास को पढ़ते हैं, राजपूत काल को पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि वहां पर किस प्रकार जो राजपूत योद्धा थे उन्होंने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया है, जो हमारा क्या करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, हमको प्रेरित करते हैं, ठीक है, हमें साहस का क्या करते हैं, संचार करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के इतिहास के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। देखिए एक बात मैं पहले आपको बता देना चाहता हूं, जब कभी भी आपसे प्रमुख स्रोतों के उल्लेख की बात की जाए तो उसमें आप एक दो चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहला चीज़ कि भाई स्रोत क्या क्या है। तो जब हम इतिहास के स्रोत पढ़ते हैं तो वही स्रोत हमको किसी भी जो है वंश के काल की जब बात की जाती है या किसी राजा के इतिहास के स्रोतों की बात की जाती है तो भी वही स्रोत आएंगे। अब स्रोत क्या क्या होंगे, जैसे कि साहित्यिक स्रोत हो गए, पुरातात्विक स्रोत हो गए, ठीक है, मोहरें, सिक्के हो गए हमारे, इसके अलावा विदेशी यात्रियों के विवरण हो गए। तो ये सब चीज़ें ही हमको लिखनी होंगी। तो हर्षवर्धन के बारे में पूछा है तो हर्षवर्धन के संदर्भ में भी हमको यही सारी चीज़ें बतानी होंगी। चलिए हम अपना आंसर देखते हैं। हर्षवर्धन थानेश्वर के पुष्यभूति वंश का महानतम सम्राट था, ठीक है। जो वर्धन वंश था कहाँ का, थानेश्वर का, जो पुष्यभूति के नाम से प्रसिद्ध था, तो यहाँ का महानतम सम्राट हर्षवर्धन को माना जाता है। इसे शिलादित्य के उपनाम से भी जाना जाता है। शिलादित्य क्यों कहा जाता है ये आप सभी को पता है कि किन विकट परिस्थितियों में एक तरफ इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, एक तरफ बड़े भाई की हत्या हो जाती है, इनकी बहन जो है वो विधवा हो जाती है, जीजाजी की हत्या हो जाती है, और इस कठिन परिस्थितियों में ये क्या करते हैं, सिंहासन ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए इनको शिलादित्य कहा जाता है, ठीक है। इसने क्या किया, 7वीं शताब्दी ईस्वी में 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक उत्तर भारत में क्या किया, हर्षवर्धन ने शासन किया। इसके इतिहास के प्रमुख स्रोतों की निम्नलिखित आधारों पर उल्लेखित किया जा सकता है। अब स्रोत क्या क्या हो सकते हैं तो देखेंगे हम लोग। साहित्यिक स्रोत हो गए आप लोगों के, ठीक है, दूसरे हो गए आपके पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, फिर विदेशी विवरण, और तीसरा मोहरें हो गए, ठीक है। तो इन्हीं के आधार पर हम क्या करेंगे, हर्षवर्धन के इतिहास के बारे में विवरण करेंगे। अब देखते हैं सबसे पहले साहित्यिक स्रोतों में क्या है। तो साहित्यिक स्रोतों की जब हम बात करते हैं तो दो प्रकार के स्रोत हमको देखने को मिलते हैं। एक तो साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत हमको क्या देखने को मिलता है, सर्वप्रमुख जो स्रोत है वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट की रचनाएं हैं, ठीक है। क्योंकि उस समय क्या था, दरबार में कवि रखे जाते थे जो क्या करते थे, अपने राजाओं की वंशावली लिखते थे, उनकी उपलब्धियों का वर्णन अपनी किताबों में, अपने ग्रंथों में करते थे। तो हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था बाणभट्ट, उनकी दो रचनाएं थी, पहली थी हर्षचरित और दूसरी थी कादंबरी। एक एक करके देखते हैं। हर्षचरित में बाणभट्ट ने क्या किया है, वर्धन वंश के इतिहास एवं उनके शासनकाल की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक उपलब्धियों का उल्लेख किया है, ठीक है। जबकि कादंबरी की हम बात करते हैं तो कादंबरी संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। और ये किस पर आधारित है, ये प्रेम प्रसंग पर आधारित है। ये एक रोमांटिक कह सकते हैं जो कहानी है, जो संस्कृत में लिखी गई है, किसके द्वारा, बाणभट्ट के द्वारा, ठीक है। इससे भी हमको क्या मिलता है, हर्षवर्धन के काल का इतिहास जानने का जो है वो साधन प्राप्त होता है। इसके बाद हम बात करते हैं उपरोक्त के अलावा हर्षवर्धन ने स्वयं भी 3 नाटक लिखे थे। तो ये भी साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला हो गया प्रियदर्शिका, दूसरा हो गया रत्नावली, और तीसरा हो गया नागानंद। ये नाटक भी हर्षवर्धन के इतिहास के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं। आगे देखते हैं। दूसरा जो स्रोत था वो था विदेशी विवरण। तो विदेशी विवरण में आप सभी को पता है कि हर्षवर्धन के काल में जो सबसे महत्वपूर्ण विदेशी विवरण है वो है हुएनसांग, क्योंकि हुएनसांग जो है हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे और इन्होंने क्या किया था, सीयूकी नामक अपने यात्रा वृत्तांत जो है वो लिखा था। इससे क्या प्राप्त होता है हमको, इससे हर्षवर्धन के काल की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक दशा का वर्णन हमको प्राप्त होता है। तो वही लिखा हुआ है इसमें भी कि विदेशी विवरण के अंतर्गत, के अंतर्गत सर्वप्रमुख विवरण हर्षवर्धन के शासन काल में भारत की यात्रा पर आए चीनी यात्री हुएनसांग की कृति सीयूकी का नाम आता है। इसमें हर्षवर्धन के काल की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक दशा का वर्णन किया गया है। इसके बाद पुरातात्विक साधन की बात करते हैं तो पुरातात्विक साधन के अंतर्गत सर्वप्रमुख आता है बांसखेड़ा का लेख, जो है वो 628 ईस्वी में लिखा गया था, जो कि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में स्थित है। इसमें राज्यवर्धन के द्वारा, राज्यवर्धन हर्षवर्धन के बड़े भाई थे, तो उनके द्वारा मालवा के जो शासक थे देवगुप्त पर विजय तथा शशांक द्वारा उनकी हत्या का विवरण मिलता है। साथ ही हर्षवर्धन द्वारा ब्राह्मणों को दिए गए दान का उल्लेख भी इस अभिलेख में है। इसके अलावा दूसरा है मधुबन का लेख, ये मऊ उत्तर प्रदेश में है, जहां से भी हमको हर्षवर्धन के काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अलावा ऐहोल प्रशस्ति की जब हम बात करते हैं, ये पुलकेशिन द्वितीय का जो दरबारी कवि था रवि कीर्ति, उसके द्वारा लिखवाई गई है। इसमें हर्षवर्धन व पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था उसका विवरण दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं मोहरों की। तो नालंदा और सोनपत से हर्षवर्धन की क्या मोहरें प्राप्त हुई हैं, ठीक है। सोनपत मोहर पर हर्ष का पूरा नाम हर्षवर्धन प्राप्त होता है।
तो इस प्रकार जो साधन थे इतिहास जानने के वो हम लोगों ने एक एक करके देख लिए। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित स्रोतों से हर्षवर्धन कालीन इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है, जिससे उस काल की भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि परिस्थितियों का ज्ञान हमको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इस आंसर को क्या करेंगे, हम कंक्लूड करेंगे। इसके बाद हम आगे अपने प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के कारणों को चिन्हित कीजिए तथा इसके महत्व पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले कारण जानना है हमको, असफलता के कारण क्या थे 1857 की क्रांति के, फिर उसके महत्व को बताना है। तो सबसे पहले हम कारण लिखेंगे, उसके बाद महत्व बताएंगे। तो 1857 की क्रांति का देखिए इसका उत्तर कैसे लिखा हुआ है। 1857 की क्रांति का सूत्रपात क्रांतिकारियों द्वारा जिस उद्देश्य से किया गया था वह असफल रहा। इस महान क्रांति की असफलता के निम्नलिखित कारण थे जो इस प्रकार है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, भूमिका बनाई है, इसकी पृष्ठभूमि देने का प्रयास किया है। अब कारण क्या क्या है एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला कारण था निश्चित समय की प्रतीक्षा ना करना। देखिए क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो देशव्यापी शुरुआत के लिए एक तिथि निर्धारित की गई थी, जो कि 31 मई 1857 का दिन निर्धारित किया गया था। किंतु सैनिकों ने क्या किया, आक्रोश में आकर के उससे पहले ही 10 मई 1857 को क्या किया, जो है 1857 की क्रांति का सूत्रपात कर दिया, जिसके कारण जो क्रांति है वो अलग अलग तिथियों में अलग अलग स्थानों पर क्या हुई, प्रारंभ हुई। इस बीच में अंग्रेजों को टाइम मिल जाता था और वो क्या कर सके, आसानी से जो है वो इस क्रांति का दमन कर सके, इसको कुचल सके। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नेतृत्व का अभाव। तो ये हम सभी को पता है कि जो नेतृत्व था वो किसके हाथ में था, वृद्ध जो मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर, उनको दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया गया था। ठीक है, तो उनके जो वृद्धावस्था में वो कुशल नेतृत्व जो है तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार नहीं कर पाए। इसके अलावा योजना का अभाव था, क्रांतिकारियों के पास उचित लक्ष्य, ठोस एवं स्पष्ट योजना का अभाव था। अगले क्षण क्या करना है यह ज्ञात नहीं था, अगले क्षण क्या करना है यह ज्ञात नहीं था। इस कारण क्या होता था, योजना का अभाव होने के कारण ठीक है किसी भी दिशा में जो है वो योजना जो है वो मुड़ जाती थी, क्रांतिकारी जो होते हैं वो मुड़ जाते थे। इसके बाद हम बात करेंगे देशी राजाओं का असहयोग। यह हम सभी को पता है कि 1857 की क्रांति में जो 550 से अधिक देशी रियासतें भारत में जो विद्यमान रही हैं, ठीक है, उनमें से कुछ ने क्या किया था, इस क्रांति का समर्थन किया था और ज़्यादातर ने क्या किया था, इससे अपने आप को दूर रखा था। जैसे कि जो बड़ी रियासतें थी, जैसे कि हैदराबाद के निजाम हो गए, ग्वालियर के सिंधिया हो गए, भोपाल के नवाब हो गए, तो इन सभी ने क्या किया था, अपने आप को इस क्रांति से अलग कर लिया था। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, संसाधनों का अभाव। सीधी सी बात है, जो संसाधन जो अंग्रेजों ने हमारे भारत में विकसित किए थे, रेल, डाक, परिवहन एवं संचार के साधनों का, तो इनका उपयोग अंग्रेजों ने क्या किया, बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो है वो विजय के लिए ठीक है किया 1857 की क्रांति में। लेकिन क्रांतिकारियों के पास इनका अभाव था, जिसके कारण उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद अगला कारण था अंग्रेजों का दमन चक्र। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया, इस क्रांति को कुचलने के लिए एक दमन चक्र चलाया और बहुत ही क्रूरता के साथ क्या किया, इस क्रांति को कुचला। जो क्रांतिकारी थे उनकी बहुत ही नृशंस तरीके से क्या की, हत्या की गई। इसके बाद हम बात करेंगे क्रांति का सीमित क्षेत्र। हम सभी को पता है कि 1857 की क्रांति जो थी वो उत्तर भारत में जो है वो ज्यादा सक्सेसफुल रही थी, ज्यादा जो है वो फैली थी। इसका विस्तार उत्तर भारत में हुआ था, दक्षिण भारत में और हम जब पश्चिमोत्तर भारत की बात करते हैं, पंजाब वाले एरिया की, तो वहां पर इसका प्रभाव जो है वो बिल्कुल नहीं था। तो इसी कारण क्या हुआ, जो पंजाब रेजिमेंट था, जो दक्षिण भारत की मद्रास रेजिमेंट थी, ठीक है, उनमें कोई विद्रोह नहीं हुआ और वो अंग्रेजों के साथ क्या करती नहीं, इस क्रांति को दबाने में उनका सहयोग करती रही। इसके अलावा अंग्रेजों की शक्ति अधिक थी, हम सभी को पता है कि अंग्रेज जो थे वो क्रांतिकारियों से ज्यादा शक्तिशाली थे। इसके अलावा बुद्धिजीवी वर्ग का अलगाव था, अर्थात जो इंटेलेक्चुअल क्लास था उस समय भारत का, जो बुद्धिजीवी वर्ग था, उसने इस क्रांति में किसी भी प्रकार से अपना सहयोग नहीं दिया। अब बात करते हैं क्रांति के महत्व की। दो चीजें पूछी गई हैं, तो हमने क्रांति की असफलता के कारणों पर चर्चा कर ली। अब हम बात करेंगे क्रांति का महत्व क्या था। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर 1857 की क्रांति के महत्व को समझा जा सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रवाद का उदय। देखिए राष्ट्रवाद का उदय भारत में 1857 की क्रांति के पहले नहीं माना जाता, ठीक है। तो विद्रोह के फलस्वरूप क्या हुआ, भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ एवं राष्ट्रीय एकता को बल मिला, जिसने अंततः जाकर के क्या किया, भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जो है वो बढ़ाया। इसके बाद दूसरा क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो महत्व है इसका, इसने क्या किया, इसका जो महत्व था वो इसने भारतीयों के समक्ष अंग्रेजों की शोषणकारी या जो दमनकारी छवि थी, जो अत्याचारी छवि थी, उसका पर्दाफाश भारतीयों के सामने कर दिया। इसके अलावा सत्ता हस्तांतरण, अर्थात 1857 की क्रांति ने क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से जो सत्ता थी उसको पूर्ण रूप से छीन करके सीधे किसके हाथों में पहुंचा दिया, ब्रिटिश सरकार के हाथों में पहुंचा दिया, जिसके लिए भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया था। इसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भी मार्ग इसने प्रशस्त किया। 1857 की क्रांति ने क्या किया, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए मार्ग प्रशस्त किया, अर्थात नौजवानों को क्या किया, प्रेरित किया। इससे भारतीय नागरिकों में यह भावना आई कि हम क्या कर सकते हैं, अंग्रेजों से विरोध कर सकते हैं, अंग्रेजों से लोहा ले सकते हैं और अंग्रेजों को
हरा सकते हैं। इसके अलावा जनता में नवीन ऊर्जा एवं उत्साह का संचार हुआ। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे वीरों की वीर गाथाओं ने लोगों में क्या किया, एक नई ऊर्जा का संचार किया। ठीक है, जिसने भारत की स्वतंत्रता के लिए उनको क्या किया, प्रेरित किया। तो ये सब महत्व जो है वो इसके देखे जाते हैं 1857 की क्रांति के। तो निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि 1857 ईस्वी क्रांति का भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष था। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि 1857 ईस्वी की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष था, जो कि असफल रहा, किंतु भारतीय जनमानस में राष्ट्रवाद के उदय में इस क्रांति का महत्व हमेशा बना रहा है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि 1857 की क्रांति की असफलता के कारण क्या थे और इसका महत्व क्या था, और उसको हमने कंक्लूड भी कर दिया। इस प्रकार हमारा ये उत्तर पूरा होता है। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय और विकास पर एक निबंध लिखिए। देखिए यहाँ पर निबंध लिखने की बात की गई है, तो हम बात करेंगे 1857 की क्रांति से शुरुआत करेंगे। तो 1857 ईस्वी की क्रांति के पूर्व, देखिए ये बैकग्राउंड या भूमिका बनाने का प्रयास हम करेंगे इस निबंध में। सबसे पहले तो इसमें उत्तर में हम लिखेंगे 1857 ईस्वी की क्रांति के पूर्व भारतीय में राष्ट्रीय एकता की भावना का क्या था, अभाव था, किंतु इस क्रांति ने क्या किया, समस्त भारतीयों को अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों एवं शोषणकारी शासन की प्रवृत्तियों से अवगत कराया तथा राष्ट्रीय एकता की भावना का उदय हुआ, जिसने राष्ट्रवाद की नींव रखी। ठीक है, इसके बाद भारत में राष्ट्रवाद का उदय और विकास मुख्य रूप से उन कारकों का परिणाम है जो भारत में औपनिवेशिक शासन ने उनकी सुविधा के लिए उत्पन्न किए थे। नॉर्मल सी बात है, हम जब पढ़ते हैं भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों पर चर्चा कीजिए तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर उदय के कारण वे हैं जो अंग्रेजों ने, जो औपनिवेशिक शासन ने खुद की सुविधा के लिए, खुद के साम्राज्य को बनाए रखने के लिए स्थापित किए थे, और उन्होंने किस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, अर्थात किस मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप में भारतीयों में राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखिए, अंग्रेजों ने भारत को प्रशासनिक एकरूपता प्रदान की। ठीक है, संचार परिवहन के साधन जुटाए, जिससे भारतीयों के मध्य की दूरी क्या हुई, समाप्त हुई। फिर इन शासकों की कुछ ऐसी प्रतिक्रियावादी नीति थी जिन्होंने क्या किया, भारतीयों को एकजुट किया और भारतीयों के मन में जो आक्रोश था, जो प्रतिक्रिया थी, उसको जन्म दिया, और उसी ने क्या किया, भारत में राष्ट्रवाद के उदय में या राष्ट्रवाद के रूप में उसका प्रकटीकरण हुआ। भारत में राष्ट्रवाद के उदय एवं विकास में जिन कारकों का योगदान रहा है वे इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रशासनिक एकरूपता। तो हमें पता है औपनिवेशिक शासन काल में ही हमें क्या हुई, एक प्रशासनिक रूप से पूरे भारत को क्या किया गया, एक किया गया। इसके अलावा आर्थिक एकीकरण। ठीक है, तो आर्थिक रूप से भी भारत कब एकीकृत हुआ, उसका एकीकरण किया गया जब अंग्रेज भारत में आ गए। राजनीतिक एकीकरण की बात करें, जो राजनीतिक जो कारण था या एकीकरण था वो भी महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, राजनीतिक रूप से भी भारत का जो मानचित्र हम देखने को मिलता है, तो वो उसका भी एकीकरण कब हुआ है, अंग्रेजों के आने के बाद। संचार साधनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। संचार साधनों ने क्या किया, जो एक जगह आंदोलन होता था या कहीं अत्याचार होता था तो उसकी सूचना तीव्र रूप से कहाँ पहुंच जाती थी, भारत के अन्य क्षेत्रों में पहुंच जाती थी। तो जो नागरिक थे वो सभी किस थे, अंग्रेजों के अत्याचार से पीड़ित थे, तो अपने आप को कनेक्ट कर पाते थे कि हम सभी क्या हैं भाई, एक ही व्यक्ति से पीड़ित हैं, एक ही किससे, शासन से पीड़ित हैं, हम सब एकजुट हैं। इसके अलावा पाश्चात्य विचारधारा एवं शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, तो जब पाश्चात्य, जो पश्चिमी विचारधारा जब भारत में आई तो भारत में जो आधुनिक विचार थे, अधिकारों की बात होने लगी। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता जैसे जो है भावना है, जो अधिकार है, उनकी बात होने लगी। इसके अलावा जब शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ भारत में तो क्या हुआ, इन सब अधिकारों की मांगे होने लगी। ठीक है, पश्चिम की जो लोगों को अधिकार प्राप्त थे उनकी मांग कहाँ पर, भारत में भी नागरिकों के द्वारा की जाने लगी। इसके अलावा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जैसे कि राजा राममोहन राय की हम बात करें। ठीक है, विलियम बेंटिक के काल की हम बात करें, जब ब्रह्म समाज हो गया, आर्य समाज हो गया। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, तो इस प्रकार के जो सामाजिक धार्मिक सुधार जो आंदोलन भारत में चले, उनके कारण भी क्या हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। उसके विकास में क्या हुआ, महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका उनकी रही है। देशी भाषाओं का विकास, अर्थात स्वदेशी जो भाषाएं थी उनके विकास ने भी राष्ट्रवाद के उदय में और उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा कला साहित्य, जब हम कला एवं साहित्य की बात करते हैं तो इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आधुनिक प्रेस की भूमिका की हम बात करते हैं, ये हम सभी को पता है कि किस प्रकार जो प्रेस थे, ठीक है, जो मॉडर्न जो प्रेस है उसकी भूमिका भारत के, ठीक है, राष्ट्रवाद के उदय में रही है। लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति। इसके अलावा इल्बर्ट बिल 1883, ठीक है, इल्बर्ट बिल की जब हम बात करते हैं 1883 की, तो यहाँ पे ये पता चलता है, ठीक है, कि किस प्रकार जो है वो जो न्यायपालिका थी, तो न्यायपालिका में जब ये निर्णय लिया गया इल्बर्ट बिल के माध्यम से कि जो अंग्रेजों के केस जो थे वो भारतीयों के द्वारा सुने जा सकते थे, तो इसका अंग्रेजों के द्वारा कितना जबरदस्त और मतलब एकदम भयंकर तरीके से विरोध किया गया। तो भारतीयों के मन में ये भावना आई कि ये हमसे कितना मतलब घृणा करते हैं एक प्रकार से, और हम न्याय के योग्य भी नहीं है क्या।
तो ये जब भावना आई इल्बर्ट बिल, तो ये भी है कि इसका कारण रहा राष्ट्रवाद के उदय का, क्योंकि उन्होंने क्या किया, भारतीयों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। इसके अलावा औपनिवेशिक शासकों का जो प्रजातीय अहंकार था और प्रतिक्रियावादी जो नीतियां थीं, तो जो रिएक्शनरी उनकी जो पॉलिसीज थी, तो उन्होंने भी क्या किया, भारत में राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उपरोक्त कारकों से ये स्पष्ट है कि भारत में राष्ट्रवाद के विकास में मुख्य भूमिका औपनिवेशिक शासकों के उन कार्यों एवं नीतियों ने निभाई है जो उन्होंने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ एवं मजबूत करने के लिए किए थे। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रवाद मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन के दमन एवं शोषण के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी। साथ ही राष्ट्रवाद ने सांस्कृतिक गौरव के साथ भारतीयों के मन में आत्मसम्मान की भावना भी जगाई, जिसने अंततः उनके मन में एक राष्ट्र की भावना का बीजारोपण किया। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को क्या करते हैं, इसके उत्तर को कंक्लूड करते हैं और इसे यहीं समाप्त करते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे अगले प्रश्न पर, जो है हमारा कि भोज परमार की राजनीतिक तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। देखिए, जो मालवा का परमार वंश था, उनके सबसे महान राजा हुए कौन, राजा भोज। तो हम बात करेंगे राजा भोज के सांस्कृतिक एवं राजनीतिक उपलब्धियों के मूल्यांकन की। राजा भोज मालवा के परमार वंश के महान, यशस्वी, शक्तिशाली एवं अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे। इनके काल में मालवा ने कई राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां अर्जित की। यद्यपि सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए राजा भोज का काल अधिक विख्यात रहा है। जब हम राजा भोज की बात करते हैं तो ये सांस्कृतिक उपलब्धियां काफी ज्यादा इनके काल में हमको देखने को मिलती हैं। फिर भी हम यहाँ क्या करेंगे, राजनीतिक व सांस्कृतिक उपलब्धियों का मूल्यांकन निम्नानुसार कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राजनीतिक उपलब्धियां एवं उनका मूल्यांकन। तो राजा भोज ने क्या किया, राजनीतिक उपलब्धियों में देखा जाएगा कि इन्होंने क्या क्या युद्ध लड़े और किन किन को पराजित किया। तो राजा भोज ने सबसे पहले चेदी वंश के शासक गांगेयदेव को पराजित किया। ठीक है, इसके अलावा चौहान वंश के जो शासक थे वीरिया राम, उनको युद्ध में पराजित किया। चालुक्य नरेश भीम को पराजित किया। इसके अलावा कल्याणी के चालुक्य नरेश विक्रमादित्य चतुर्थ को इन्होंने क्या किया, पराजित किया। इस प्रकार अब इन्होंने एक योद्धा के रूप में क्या किया, अपने आप को स्थापित किया और अपने साम्राज्य का क्या किया, विस्तार किया। तो उपरोक्त विजयों ने राजा भोज को उनके समकालीन शासकों में श्रेष्ठ योद्धा एवं कुशल रणनीतिकार के रूप में क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक उपलब्धियों की एवं उनके मूल्यांकन की। तो राजा भोज को क्या कहा जाता है, विद्या और कला का उदार संरक्षक राजा भोज को कहा जाता है। वे स्वयं बहुत बड़े विद्वान थे तथा उन्हें कई विषयों का ज्ञान भी था, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, काव्य शास्त्र, वास्तुशास्त्र आदि विषयों पर उन्होंने महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना भी की है। ठीक है, राजा भोज के दरबार में ठीक है भास्कर भट्ट, दामोदर मिश्र एवं धनपाल जैसे विद्वान निवास करते थे। ठीक है, उन्हें विद्वान एवं विद्वानों का आश्रयदाता कहा जाता था। राजा भोज की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार है, श्रृंगार प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, कूर्म शतक, भोज चप्पू, कृत्य कल्पत्रु, तत्व प्रकाश, शब्दानुशासन, राज मृगांक, प्राकृत व्याकरण, ये सब राजा भोज की रचनाएं हैं। एक अनुश्रुति के अनुसार यह कहा जाता है कि प्रत्येक कवि को प्रत्येक श्लोक पर 1,00,000 मुद्राएं प्रदान की जाती थीं। राजा भोज के बारे में यह कहा जाता है कि वो विद्वानों से इतना प्रेम करते थे, ठीक है, उनके इतने बड़े कायल थे कि प्रत्येक श्लोक की रचना पर प्रत्येक कवि को 1,00,000 मुद्राएं प्रदान करते थे। राजा भोज को महान निर्माता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने काफी सारे निर्माण कराए, जैसे कि भोजपुर नगर की स्थापना। भोजपुर नगर की हम बात करते हैं, ये वर्तमान में रायसेन जिले में स्थित है, जहां पर कि शंकर भगवान का ठीक है सबसे बड़ा शिवलिंग स्थित है, वहां पर शिव मंदिर है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं राजधानी धारा नगरी की स्थापना की। तो जो वर्तमान धार जिला जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, ठीक है, वही जो है वो धारा नगरी के नाम से उस समय जानी जाती थी। उसकी स्थापना राजा भोज के द्वारा की गई थी। धार में इन्होंने क्या किया, सरस्वती मंदिर एवं संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। इसके अलावा इन्होंने भोज में भोज सागर झील का क्या किया, निर्माण किया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भी इन्होंने कराया था। यह प्रश्न अभी हाल ही में 2019 की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है कि चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो राजा भोज के द्वारा। तो ये सब इन्होंने क्या किया, ये निर्माण कार्य इनके द्वारा कराए गए थे। उपरोक्त उपलब्धियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजा भोज का काल सांस्कृतिक उपलब्धियों से भरपूर रहा है तथा इसे इस प्रसिद्ध लोकोक्ति से भी समझा जा सकता है जो कि भोज की मृत्यु पर कही गई है। राजा भोज की मृत्यु से विद्या और विद्वान दोनों क्या हो गए, निराश्रित हो गए। तो इस प्रकार हमारे जो 15 नंबर वाले जो प्रश्न है वो समाप्त होते हैं यहीं पर, और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग इसके खंड बा को लेकर के आएंगे, जो 2018 का प्रश्न पत्र है उसके खंड बा को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।